This series is for those who love India because this is a product of my eternal love affair with India, that is भारतवर्ष। ये जो सीरीज़ है जो आप देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए है जो भारतवर्ष को बहुत प्रेम करते हैं या प्रेम बहुत करना चाहते हैं। और ये मैंने जो सालों सालों तक भारतवर्ष के बारे में पढ़ा है, जाना है, ज्ञान निकालने की कोशिश की है, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसका फलस्वरूप ये सीरीज़ में आप तक लेके आया हूँ। अभी हम लोग जाते हैं और एक सुपरस्टार के थ्योरी के ऊपर। उस सुपरस्टार का नाम था आइंस्टाइन। Einstein, a kind-hearted and a believer of the existence of God, produced his major work in 1916 related to time and space. He was Einstein, 1879 to 1955. Some of these theories and concepts were thus. आइंस्टाइन जो था वो तो अमेरिका के हिसाब से लोग जानते हैं, लेकिन वो एक जर्मन था। हिटलर ने जब चारों तरफ आग लगाना शुरू किया तो वो जर्मनी छोड़ के अमेरिका में आ गया था। तो आइंस्टाइन एक बहुत ही पॉपुलर आदमी है। वो भगवान को भी मानता था अपने हिसाब से, और उसने अपना एक बहुत मेजर एक थ्योरी निकाला, टाइम, वक्त और स्पेस। ये ब्रह्मांड, टाइम, वक्त और स्पेस, टाइम एंड स्पेस के ऊपर उसने 1916 में कोई थ्योरी निकाला जिसके कारण वो बहुत फेमस हुआ था। आइंस्टाइन का जन्म 1879 से लेके वो मरा 1955 में। तो आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दिया था उस थ्योरी में क्या क्या है, वो थ्योरी जो दुनिया का बहुत फेमस है, उस थ्योरी में क्या क्या है। टाइम टिक्स स्लोअर वेयर ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्ग। उसके थ्योरी के हिसाब से जहाँ पे ग्रेविटी, ये जो दुनिया में जो एक खिंचाव शक्ति है, ये ग्रेविटी जहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे वक्त भी धीरे धीरे चलता है। मतलब वक्त के ऊपर दुनिया के खिंचाव, आकर्षण शक्ति का एक खिंचाव आता है वक्त के ऊपर, और वक्त भी स्लो हो जाता है, वक्त भी धीरे चलने लगता है। आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से टाइम स्लोज डाउन एट एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी। जब वेलोसिटी, स्पीड बहुत ही हाई हो, उस समय वक्त भी आहिस्ता हो जाता है। ये आइंस्टाइन का थ्योरी है। ये हकीकत है या नहीं है, देखते हैं। टाइम लेंथ ऑफ एन आवर ऑन अर्थ इज लेसर दैन ऑन लार्जर एंड मैसिव प्लैनेट्स। उसने ये कहा था जो प्लैनेट्स, ये जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, ये जितना बड़ा होता जाएगा, टाइम का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ता जाएगा या फिर चेंज होता जाएगा, बड़ा या छोटा के हिसाब से। बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ डेंसिटी ऑफ एनर्जीज इन द यूनिवर्स, द स्पेस इज कर्व्ड एट टू सम एक्सटेंट। ये जो ब्रह्मांड है उसमें जो अलग अलग यूनिवर्स है, छोटे छोटे ब्रह्मांड है पूरे, उसमें जो एनर्जी है, उस एनर्जी का जो एक खिंचाव है, इसके कारण क्या होता है, यूनिवर्स जो है वो कहीं कहीं पे कर्व हो जाता है, यूनिवर्स कहीं कहीं पे घुमावदार हो जाता है। His definition of gravity was different than the Newton's gravity is not a force that is contained in the mass. Rather, it is the effect of distortion by the presence of a mass in the space-time continuum. In the smoothness of space, the presence of massive object creates a derangement. This derangement gives rise to the gravitational force, which seems to be coming from the object. आइंस्टाइन का जो ग्रेविटी का डेफिनेशन था, ग्रेविटी मतलब ये जो खिंचाव शक्ति है, इसका जो परिभाषा आइंस्टाइन ने दिया था वो न्यूटन के डेफिनेशन से अलग था। आइंस्टाइन के हिसाब से किसी भी मास में, किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं होता है। एक मास, कोई भी एक चीज़ है, इसमें कोई फोर्स नहीं है।
ये अपने फोर्स से नहीं गिरता है, ये अपने फोर्स से नहीं टिका रहता है, इसमें कोई फोर्स नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है एक मास में। रादर ये क्या होता है, ये जो स्पेस और टाइम में, वक्त में और दुनिया के हालात में, ब्रह्मांड में जहाँ पे कोई भी हवा या आकर्षण शक्ति नहीं है, उसमें जब एक मास जब रहता है, इसके रहने के कारण जो डिस्टॉर्शन होता है आसपास, सोचो जी कि ये मास है, इसके रहने के कारण जो आसपास जो एक तनाव होता है, ये जो तनाव है, उस तनाव में, तनाव जो होता है, इस तनाव का जो इफेक्ट होता है, इस तनाव का जो, तनाव के कारण जो होता है, वो फोर्स को पैदा करता है। मतलब सिंपल भाषा में, ये जो चीज़ है, ये एक चीज़ है, एक मास है, उसमें कोई भी फोर्स नहीं है, उसमें कोई भी शक्ति नहीं है। इस चीज़ के रहने के कारण, स्पेस और टाइम में ये जो चीज़ रहेगा, इसके रहने के कारण जो इसके आसपास जो डिस्टॉर्शन, एक तनाव पैदा होता है, उस तनाव में फोर्स होता है। ये जो स्पेस है, उसने कहा था, जो कि उसके थ्योरी के हिसाब से ये जो स्पेस है, उसमें एक स्मूथनेस है, एक निर्मलता है। उस स्पेस के अंदर जब एक चीज़ आ गया, एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो उसके कारण जो इसमें तनाव होता है, उसके कारण जो उस स्पेस के अंदर जो तनाव होता है, वो तनाव देता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तनाव देता है खिंचाव का ताकत, शक्ति। और वो लगता है जो कि इस ऑब्जेक्ट के कारण ये शक्ति आ रहा है, जबकि इस ऑब्जेक्ट के कारण नहीं है, वो ये जो स्पेस में है उसके कारण ये शक्ति आ रहा है। The light rays do not always move in a straight line and they bend when they pass a star or a planet. आइंस्टाइन के थ्योरी के हिसाब से ये जो रोशनी जो है, रोशनी की जो रेज है, रोशनी की जो पहुंच है, वो सीधे लाइन में नहीं जाती है, नहीं जाती है। वो जब कोई प्लैनेट या स्टार रास्ते में आती है, कोई प्लैनेट या स्टार एक रोशनी के रास्ते में जब आए, तो रोशनी बेंड होके वहाँ से चली जाती है। रोशनी बेंड होके उस प्लैनेट या स्टार्स से ना टकरा के, वो बेंड होके या फिर टकरा के बेंड होके चली जाती है। Prior to his theory of relativity in 1905, he produced his special theory of relativity, where he said that the matter is a form of energy which may be reconverted into energy. Prior to his theory of relativity in 1905, he produced his special theory of relativity, where he said that the matter is a form of energy which may be reconverted into energy. He gave E is equal to mc square, where amount of energy is E, mass is m and velocity of light is c. ये जो उसके जो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि बहुत फेमस है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन का। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के निकालने से पहले 1905 में एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इजाद किया था उसने। उसमें उसने कहा था कि जो मैटर जो है, उसने कहा था ये जो मैटर है वो एक तरह का एनर्जी है, और इस मैटर को हम फिर से, इस मैटर को हम लोग फिर से एनर्जी बना सकते हैं। मतलब एनर्जी से मैटर बना, मैटर को हम फिर से एनर्जी बना सकते हैं। उसने एक थ्योरी दिया था, उसमें कहा था E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसमें E था अमाउंट ऑफ एनर्जी, m माने मास, c माने वेलोसिटी ऑफ लाइट। Einstein believed in a steady and static universe to ensure such stability so that someday some gravitational force does not make the universe to collapse. Einstein added a cosmological constant to his equation. He assumed that a long-range force which acts as anti-gravity holds the universe in static state. This anti-gravity, according to him, could be some unknown energy in space which is supposed to be a constant, unfluctuating, and this was on cosmic level. आइंस्टाइन ये मानता था कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये स्टडी है। अमिताभ बच्चन के लैंग्वेज में बोले तो ना हिलिंग डुलिंग ना पॉ करिंग, मतलब ये स्टडी है, ना ये
बड़ा होता है ना छोटा होता है, ना हिलता है ना चेंज होता है, स्टेडी और स्टैटिक है। आइंस्टाइन ने ये कहा था अपने थ्योरी में, ये मानता था आइंस्टाइन। और ये जो यूनिवर्स का स्टेबिलिटी है, इसको कोई कभी हिला ना दे, इसको कोई कभी चेंज ना कर दे, इसलिए उसने क्या किया था, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई ये जो यूनिवर्स का जो स्टेबिलिटी है, इसको कोई ग्रेविटेशनल फोर्स खींच के इसको बिगाड़ ना दे, या इसको ले ना ले, इसको सक ना कर ले, इसको बिगाड़ ना दे, इसको तोड़ ना दे, इसको और सीमित ना कर दे। आइंस्टाइन ने क्या किया, एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऐड कर दिया। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट उसने एक अपने मन से एक चीज़ को लाके एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बोल के ऐड कर दिया, जो उसको पकड़ के रहेगा, जो उसको यूनिवर्स को सहारा दे के रहेगा। उसने ये सोचा कि ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है, ये एक लॉन्ग रेंज कोई फोर्स है, बहुत दूर से आने वाला, या दूर का कोई एक लॉन्ग रेंज, बहुत दूर तक जाने वाला, पहुंच जिसका बहुत दूर है, वहाँ तक जाने वाला कोई फोर्स है जो एंटी ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी को जो खींचता है उसको रोकता है, जो ग्रेविटी को जो नीचे खींच रहा है, यूनिवर्स को अगर कोई नीचे खींच ले, उसको रोकने के लिए, उसको बंधन में रखने के लिए एक एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है। और यही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट के कारण कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी खिंचाव, कोई चुंबकीय फोर्स यूनिवर्स को हिला नहीं सकता, यूनिवर्स को डुला नहीं सकता, यूनिवर्स को सीमित नहीं कर सकता, यूनिवर्स को बड़ा नहीं कर सकता। ये उसने कहा था। Einstein dropped the idea of cosmological constant, calling it the biggest blunder of his life, when in 1929 Edwin P. Hubble proclaimed that the universe is expanding and that the galaxies are moving apart. ये जो cosmological constant है, इसको आइंस्टाइन ने अपने मन से लाया, कुछ सोच के ही लाया होगा, लाया, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिया, लोग उसको महान महान समझने लगे। उसके बाद ही 1929 में हबल नाम का एक साइंटिस्ट, एडविन पी हबल, उसने क्या किया, उसने हबल टेलीस्कोप होता है ना, जिसको दूर का आसमान का सब कुछ देखने के लिए हबल टेलीस्कोप लगाया जाता है, उसमें उसने देख के समझ के उसने एक्सपेरिमेंट्स करके ये नया थ्योरी लाया कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड तो एक्चुअली बड़ा हो रहा है। जो आज इधर था स्टार, वो स्टार धीरे 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 दूर जा रहा है। और उसने प्रूफ किया, क्योंकि हाँ ऐसा है, इस स्टार को हमने इस जगह देखा था, इसके बाद वो इधर मूव हुआ, तो ये तो एक्सपैंड हो रहा है। जैसे ही उसने ये, आइंस्टाइन ने इस थ्योरी के बारे में आइंस्टाइन को पता लगा, तभी आइंस्टाइन ने झपाझप एक प्रेस मीट करके या फिर किसी तरह से पूरे ब्रह्मांड, पूरे दुनिया को बताया, जो कि नहीं, वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर था, जो उसने ये कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का एक थ्योरी बनाया था। थ्योरी बनाओ, जब वो टूट जाए तो सॉरी बोल दो और फिर भी महान रहो। ये सॉरी का सिस्टम। Big Bang theory later speculated that the rate of expansion will slow down with time and eventually will stop. उसके बाद बिग बैंग थ्योरी जो था आइंस्टाइन का, तो उसने फिर ये कहा, जो कि हाँ, ये जो एक्सपैंड हो रहा है, ये एक्सपेंशन एक वक्त में आके रुक जाएगा और उसके बाद और यूनिवर्स एक्सपैंड नहीं होगा, ये उसने कह दिया। Big Bang theory later speculated that this rate of expansion will slow down with time and eventually will stop. Big Bang theory जो आया बाद में 1948 में आया था, तो Big Bang theory ने जब वो जो हबल था, हबल ने जब ये निकाला जो एक्सपैंड हो रहा है यूनिवर्स, तो आइंस्टाइन ने उसको बोला, जो कि नहीं, मैंने जो किया था, मैंने जो कांस्टेंट के बारे में बोला था, वो मेरा दुनिया ज़िंदगी का सबसे बड़ा ब्लंडर था। तो उसके बाद बिग बैंग थ्योरी जब आया, मतलब इन सब चीज़ों के हो जाने के बाद जब बिग बैंग थ्योरी आया, तो उसने ये कहा, जो कि एक्चुअली वो यूनिवर्स बड़ा हो रहा है, फैल रहा है, लेकिन एक वक्त में आके वो रुक जाएगा।